वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था कि वैदिक लिटरेचर क्या था। ठीक है, वैदिक लिटरेचर को हमने आधा पढ़ लिया था, बाकी का बचा हुआ पोर्शन वैदिक लिटरेचर का आज हम कवर करेंगे। ठीक है, वैदिक लिटरेचर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो वैदिक एज थी, जो वैदिक एज थी इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें दो एजेस आती हैं, अर्ली वैदिक एज और दूसरी आती है लेटर वैदिक एज। ठीक है, अर्ली वैदिक एज को आप ऋग वैदिक एज भी बोलते हो, ऋग वैदिक एज। तो यहाँ पर जो लिटरेचर कंपाइल हुआ था, दिस इज नोन एज द वैदिक लिटरेचर। मैंने आपसे कल डिस्कस भी किया था कि बेसिकली वैदिक लिटरेचर में दो तरीके के लिटरेचर होते हैं। का जो क्लासिफिकेशन था, पहला था श्रुति और दूसरा था स्मृति। श्रुति का मतलब होता है टू हियर, सुनना। स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है टू रिमेंबर, मतलब याद रखना। ठीक है, इसमें आपने चार वेद पढ़े थे। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हमने त्रयी मतलब तीन वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। स्मृति में हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति के बारे में पढ़ते हैं, हम पुराण्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन हमने काफी हद तक देख लिया था। अब इसका ही बचा हुआ पोर्शन और स्मृति, दोनों को हम कवर करने वाले हैं। तो जो चौथा वेद था जो बाद में आया काफी, जिसे आप बोलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी आप जानते हो। तो बेसिकली व्हेन यू स्टडी द वैदिक एज, तो वैदिक एज में दो तरीके के लोग थे। वैदिक एज में, वैदिक एरा में, एक आप बात करते हो आर्यंस की और दूसरी आप बात करते हो नॉन आर्यंस की। ठीक है, तो अथर्ववेद बेसिकली बताता है नॉन आर्यंस की प्रैक्टिस के बारे में। नॉन आर्यंस जो थे वो भी मंत्रों को जानते थे। ठीक है, वैसे तो देखो, आर्य लोग बाहर से आए थे और वो लोग ऋग्वेद को सारा कुछ उसका काम करते हैं। ये थ्योरी अभी भी एक तरीके से डाउट वाली थ्योरी है। ठीक है, बट आपके सिलेबस में है तो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक डिबेटेबल टॉपिक है कि आर्यन थ्योरी इज अ मिथ और अ ट्रूथ। ठीक है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक। ठीक है, बट यहाँ पर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ों को कवर करेंगे, है ना। हम कोई डिबेट यहाँ पर नहीं करेंगे कि ये सच है या झूठ है। तो अथर्ववेद बेसिकली डील करता है जो नॉन आर्यंस जो लोग थे, जो इंडिया में पहले से ही मौजूद थे, उनकी प्रैक्टिसेस के बारे में। और ये लोग मंत्रों को जानते थे। ठीक है, ये लोग मंत्रों को जानते थे और मंत्रों की मैजिकल पावर को भी ये लोग जानते थे। मतलब मंत्रों के थ्रू ये बीमारियों को ठीक करते थे, ये दूसरी प्रॉब्लम्स को ठीक करते थे। इसका काफी सारे बहुत सारी फिर ब्रांचेस बनी अथर्ववेद से। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि व्हेन यू स्टडी द एस्ट्रोलॉजी, कि इंडिया में जो एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट है, बाय द वे एस्ट्रोलॉजी और जो जो पूरी दुनिया में प्रैक्टिस की जाती है आज की तारीख में, उसमें जनरली एस्ट्रोलॉजर्स आपको बताते हैं कि इफ यू आर हैव दिस प्रॉब्लम, है ना, अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो यू रिसाइट दिस मंत्र, आप इस मंत्र को आप पढ़िए। ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली अथर्ववेद की भी थ्योरी यही है कि मंत्रों का जो उच्चारण है वो आपकी बॉडी में अलग से जो है एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, और जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है और जो उससे अलग जो एनर्जी जो आपको अफेक्ट कर रही है उसको दूर करता है। तो दिस इज हाउ अथर्ववेद फॉलोज दिस फिलॉसफी। अब अथर्ववेद बेसिकली ऐसा कोई नया लिखा नहीं गया, मंत्र वही ऋग्वेद के थे, बट उनका इफेक्ट इन्होंने अलग से बताया कि ये इफेक्ट्स भी इनके होते हैं। ठीक है, दूसरा, जब भी आप ऋग्वैदिक एज को पढ़ते हो, जब भी आप ऋग्वैदिक एज को पढ़ते हो, तो यहाँ पे जो डीटी थे, जो देवता थे, वो थे इंद्र।
वो थे वरुण, वो थे अग्नि, एक थे सोम, ठीक है, एक आपके देवी होती है अदिति, ठीक है, जो देवताओं की मदर कही जाती है। तो ये प्रोमिनेंस में थे। लेकिन जब आप लेटर वैदिक एज में जाते हो, यानी ऋग्वैदिक एज के बाद, तो यहां पर आपको जो मेन डीटी मिलेंगे वो मिलेंगे प्रजापति, ठीक है, एक मिलेंगे पूषण। पूषण जो है बेसिकली, क्योंकि जब भी आप वैदिक एज को पढ़ते हो तो मेन जो प्रॉपर्टी जिसे माना जाता था वो कैटल होते थे। जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे, कैटल होंगे, वो उतना ही ज्यादा उस समय अमीर माना जाता था, पैसे वाला इन द सेंस संपन्न माना जाता था, उतना ही प्रॉस्परस माना जाता था। यहाँ पर पूषण जो थे वो किसके देवता हो जाते हैं? कैटल के देवता हो जाते हैं। प्रजापति नॉर्मल, वो एक ओवरऑल सुप्रीम डीटी बन गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर प्रजापति, दूसरा यहां पर आप जब भी वैदिक एज को पढ़ते हो तो आप दो टर्म पढ़ते हो, एक होती है सभा और एक होती है समिति। ये दोनों क्या थी? असेंबलीज थी। क्या थी? असेंबलीज थी, असेंबलीज थी। अब जो सभा, जो असेंबली थी वो थोड़ी छोटी थी साइज में, ठीक है, इसमें कम लोग होते थे, लेकिन जो लोग होते थे काफी सीनियर होते थे, है ना, काफी बुजुर्ग लोग होते थे। और ये सारे राजा जो उस समय होता था उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, उसके जुडिशियल सिस्टम को चलाते थे, और पॉलिटिकल सिस्टम तो चलाते ही थे। समिति ये थोड़ा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, इसमें बेसिकली ज्यादा लोग थे, हर उम्र के लोग थे, ठीक है, जो एडल्ट एज में आते हैं। और ये बेसिकली जो थे डे टू डे अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स को देखते थे, सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर्स। एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी एंड पॉलिटिकल अफेयर्स सभा, समिति ओनली पॉलिटिकल अफेयर्स। ऑब्वियसली सभा और समिति राजा को कंट्रोल करती थी। वहां पर राजा बेसिकली, जैसे आप आगे जब हिस्ट्री में पढ़ते हो, मौर्यन एरा, गुप्ता एरा, जिसमें राजा ही सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर राजा को सभा और समिति कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो ऋग्वैदिक एज में पढ़ते हो। अथर्ववेद आपको ये कहता है कि यहाँ पर सभा और समिति कुछ भी नहीं है, बल्कि दोनों आपस में सिस्टर्स हैं और प्रजापति की डॉटर्स हैं। प्रजापति की डॉटर्स हैं, मतलब प्रजापति की डॉटर्स हैं, जो बेसिकली पूरे जो यूनिवर्स है उसको गवर्न कर रही है, ठीक है। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ अथर्ववेदा। बेसिकली अथर्ववेदा क्या है? नॉन आर्यंस की प्रैक्टिस है और मैजिकल मंत्रों के बारे में बात करती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, अभी श्रुतियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स क्या होता था कि आप ऋग्वेद में क्या देख रहे हो, बहुत सारे आपको मंत्र मिल रहे हैं। लेट अस सपोज कि आपके बुक में कोई पोयम है इंग्लिश की या हिंदी की, और उस पोयम को काफी छोटा सा लिख दिया गया है, ठीक है, पोयम ज्यादा लंबी नहीं होती है। अब उस पोयम को आपको एक्सप्लेन करना है कि जो पोइट है, जो कवि है, वो क्या कहना चाहता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। तो आप ऑब्वियसली, ये आपके इंटेलेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कितना लंबा एक्सप्लेनेशन आप उसका दे सकते हो। ब्राह्मण्स वही ग्रंथ है कि जो एक कमेंट्री आप करते हो, जो एक्सप्लेनेशन करते हो मंत्रों पे, वैदिक मंत्रों पे, वो किस में लिखी गई है? ब्राह्मण्स में। और काफी लंबी कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्रीज मंत्रों पर लिखी गई है। तो यू कैन इमेजिन कि जो पुराने वैदिक लोग थे उनका इंटेलेक्ट किस लेवल का था, ठीक है। दूसरा, ये जितनी भी जो कमेंट्रीज लिखी गई है ऑर्थोडॉक्स वे में लिखी गई। इंग्लिश में तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है थोड़ा सा पुरानी सोच वाला, बट एक्चुअल में जब हिंदी में आप इस कंटेंट को पढ़ोगे तो ऑर्थोडॉक्स का मतलब ये होता है कि कोई जो कमेंट्री ब्राह्मण साहित्यों ने वेदों पर की है, मंत्रों पर की है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा, ये क्या एक्सप्लेन करते हैं कि बेसिकली जो मंत्र जो है, कोई भी जो मंत्र लिखा गया है उसका पर्पस क्या है? हेतु, हेतु मींस कॉज, पर्पस क्या है। लेट अस सपोज आप कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हो, तो साइंस का एक्सपेरिमेंट कभी भी बुक में आता है, तो बुक में आने से पहले वो साइंस का एक्सपेरिमेंट जो था वो लैब में हुआ होगा, ठीक है, लैब में कोई रिएक्शन हुई होगी, आपको पता लगा ये रिएक्शन हुई तो ये प्रोडक्ट आया, अब इसको हम किताब में पब्लिश कर सकते हैं। समझ आया? तो किताब में पब्लिश करने का रीजन क्या था? क्योंकि आपके पास कोई प्रोडक्ट आपने बनाया था अपनी लैब में, ठीक है। तो यहां पर भी कोई जो मंत्र है किसी भी वेद का, पर्टिकुलरली कर क्या रहा है, ठीक है, उसका पूरा बेसिकली प्रोसेस क्या है,
वो किसमें लिखा हुआ है? ब्राह्मण साहित्यों में। क्लियर है? शतपथ ब्राह्मण सबसे लंबी ब्राह्मण साहित्य की बुक है, सबसे बड़ा ब्राह्मण लिटरेचर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है आरण्यक। आरण्यक यानी एक वर्ड है अरण्य, अरण्य हिंदी में ये एक सिनोनिम है, पर्यायवाची है किसका? जंगल का, फॉरेस्ट का। ठीक है, किसका सिनोनिम है? फॉरेस्ट को अरण्य भी बोलते हैं, जंगल भी बोलते हैं। तो अरण्यक्स बेसिकली वो लिटरेचर थे जो जंगल में रहने वाले जो साधु थे, जो मेडिटेशन करते थे, उन्होंने लिखे थे। ठीक है, ऑब्वियसली ये वैदिक टेक्स्ट में ही अपनी चीजें लिख रहे हैं जंगल में बैठ करके, बट इनका मेटीरियलिज्म से कोई लेना देना नहीं है, मतलब दीन दुनिया जो बाहर चल रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सीधी बात किसकी कर रहे हैं? ये मोक्ष की बात कर रहे हैं, है ना। ये सीधी बात कर रहे हैं फिलॉसफी की, कि हम पैदा क्यों होते हैं, क्यों एक टाइम के बाद जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो एनिमल बॉडी होती है ना, जो प्लांट बॉडी होती है वो खत्म हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीजों पर कमेंट्री ये लिखते थे, और अपने जो प्यूपिल्स थे, अपने जो डिसाइपल्स थे, अपने जो शिष्य थे, उनको ये बताते थे आरण्यक्स में। ठीक है, ये सारी चीज वही है। सो दीज आरण्यक्स आर नोन एज फॉरेस्ट बुक्स, दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणों को फाइनली ये कंक्लूड करते थे, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य देखो एक चीज क्या बता रहा है कि आपको सब कुछ मंत्रों का प्रोसीजर बता रहा है, बट एंड में कंक्लूजन क्या हुआ? एंड में कंक्लूजन तो यही हुआ ना कि आपने जो भी कर्म कांड किए, ठीक है, इंसान ने जो भी बेसिकली प्रोसेस लाइफ में फॉलो किया, कब तक करेगा? जब तक उसकी लाइफ है। ठीक है, यहां से लाइफ शुरू हुई, यहां पर लाइफ खत्म हुई, इस बीच में जो भी हो रहा है वो उसका खुद का कर्म है। ठीक है, तो आरण्यक्स ये बता रहे हैं कि हाँ, ब्राह्मण जो लिटरेचर है वो भी एंड में इस बात पे आके रुक जाता है कि एक ह्यूमन लाइफ की एक वैलिडिटी होती है, और उस बीच में ही उसको सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई मंत्रोच्चार हो, चाहे वो कोई दूसरा कोई काम हो। चलो नेक्स्ट आपका आता है उपवेद। देखो एक तो हमने पढ़े थे चार वेद, और चारों वेद अलग अलग चीजों से डील कर रहे हैं और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील कर रहे हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं, यजुर्वेद में उन मंत्रों का यूज लिखा गया है कि कौन से यज्ञ में कौन सा मंत्र यूज होगा। सामवेद में फोनेटिक्स की बात की है, साम मतलब सॉन्ग, है ना। आई हैव टोल्ड यू दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो सामवेद में बेसिकली फोनेटिक्स की बात की है कि आपका उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन किस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और अथर्ववेद हमने अभी डिस्कस किया था। उपवेद बेसिकली बात करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की। लेट अस सपोज, मैंने आपको कल भी बताया था कि वेद जो है क्या है? साइंस है, पूरी की पूरी साइंस है। ठीक है, बट साइंस कौन सी है? ठीक है, आज भी अगर आप कहते हो कि ये तो साइंस है, जैसे तूफान आ रहा है ना, जैसे मान लो कहीं अर्थक्वेक आ गया, तो अर्थक्वेक आना क्या है? एक साइंस है। ठीक है, बट कौन सी साइंस है? वो ज्योग्राफी की साइंस है। ठीक है, ज्योग्राफी मैंने आपको कल भी बताया था, कोई जीके का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ज्योग्राफी एक प्रॉपर साइंस है। अर्थक्वेक का आना, टॉर्नेडो का आना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सब साइंस है। ठीक है, ज्योग्राफी की साइंस है। ठीक है, रिएक्शन होना केमिस्ट्री है। ठीक है, आप किसी को बेसिक आप गन चलाते हो और पीछे एक रिएक्शन आता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ये भी एक साइंस है। उपवेद क्या होते हैं? अलग अलग जो वैदिक साइंस है उसकी अलग अलग ब्रांच है। वैदिक साइंस की ब्रांच है अलग अलग। जैसे आप देखो कौन कौन से उपवेद है। आयुर्वेद कौन सी साइंस है? मेडिसिन की साइंस है। कौन सी साइंस है? मेडिसिन की साइंस है। और जनरली आयुर्वेदा अगर आप देखोगे, जैसे आज मॉडर्न डे में एलोपैथी आप देखते हो, एलोपैथी क्या होता है कि कोई भी आपकी बीमारी हुई और आपने मेडिसिन खाई। ठीक है, आयुर्वेदा एक साइंस ऑफ मेडिसिन भी है, एज वेल एज आयुर्वेदा इज अ वे ऑफ लाइफ ऑल्सो। ठीक है, आयुर्वेद वे ऑफ लाइफ भी है कि किस टाइम पर आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो आयुर्वेद इससे डील करता है। दूसरा धनुर्वेद। धनुर्वेद देखो मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगाया है कि ये हो क्या रहा है, क्या सारे के सारे धनुष चला रहे हैं क्या? क्योंकि नाम धनुर्वेद है। ठीक है, धनुर्वेद का मतलब होता है कि ये एक ऐसा साइंस है जो आर्ट ऑफ वॉर, लड़ाई, जो युद्ध कौशल से, जो आर्ट ऑफ वॉर से डील करता है, वो चीजें इसमें दी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि जब आप महाभारत देखते हो तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता है, तो चक्रव्यूह जैसी चीजें, है ना, मत्स्य व्यू जैसी चीजें, गरुड़ व्यू जैसी चीजें, वो सारे धनुर्वेद में दी गई थी।
गंधर्व वेद, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड है। आप जब भी बात करते हो टाइप करोगे गंधर्व वेद की, तो गंधर्व वेद बेसिकली रिलेटेड होता है एंजॉयमेंट से। इससे रिलेटेड होता है एंजॉयमेंट से, एंड म्यूजिक इज एंजॉयमेंट, है ना। म्यूजिक एक वे ऑफ एंजॉयमेंट रहा है एंशियंट टाइम से ही। गंधर्व वेद डील्स विद द म्यूजिक। शिल्प वेद, शिल्प का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर खड़ा करना। तो शिल्प वेद किससे डील करता है, आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, और आर्किटेक्चर से भी ये डील करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे उपनिषद, ठीक है। अभी भी हम जो है श्रुतियों पे ही चल रहे हैं। उपनिषद, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको हिंदी में लिखोगे आप उपनिषद, जब इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा उपनिषद। इसका मतलब, उप का मतलब होता है पास, है ना। अ, आप थोड़ा इसको सोच कर देखो, उप का मतलब होता है पास। जैसे आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, प्रेसिडेंट हिंदी में बताता हूँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति कौन, जो राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा पास होता है उसके। उपनिषद का जो रियल मीनिंग होता है, जिसमें उप का मीनिंग होता है नियर, पास में। निषद का मतलब होता है, निषाद तो वैसे एक जब आप निषाद वर्ड देखते हो तो निषाद एक ट्राइब है, लेकिन उपनिषद का पूरा मतलब होता है कि गुरु के पास बैठ करके नॉलेज लेना, गुरु के पास बैठ करके नॉलेज लेना, उसके पास में बैठना, उप, ठीक है। तो जनरली क्या आपने देखा होगा, जैसे पुरानी फोटोज में कि एक गुरु बैठे हैं, है ना, वो ऊंचाई पर थोड़ी सी, और नीचे जो है उनके डिसाइपल्स, जो शिष्य बैठे हुए हैं, ठीक है, और गुरु उनको नॉलेज दे रहे हैं। क्लियर। तो यहां पर जब आप उपनिषद के बारे में बात करेंगे, तो उपनिषद डील किससे करते हैं, क्या पढ़ाया जाता था उपनिषद में, ठीक है। जब भी आप वैदिक कल्चर को पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ये आता है कि वेद जो हैं और जो भी उपनिषद है, जो भी ब्राह्मण साहित्य है, वो सारे के सारे डील किससे कर रहे हैं, गॉड से डील कर रहे हैं। नहीं, केवल गॉड से डील नहीं कर रहे, उस समय उपनिषद में पढ़ाई जाती थी मेटाफिजिक्स के टॉपिक्स। मेटाफिजिक्स के टॉपिक मतलब जो आप पढ़ते हो आज की तारीख में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, ये सारी चीजें किसमें पढ़ाई जाती थी, उपनिषद्स में पढ़ाई जाती थी, ठीक है। दूसरा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जैसे आज हम बिग बैंग पढ़ते हैं, ठीक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। द नेचर ऑफ गॉड, कि ईश्वर जो है उनका रूप क्या है, क्या नेचर है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ डेथ ऑफ मैनकाइंड, की व्हाई वी डाई, ठीक है। आप इतना अच्छी डाइट करने के बाद, फिटनेस करने के बाद भी, एक टाइमलाइन के बाद कैसे ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाती है, प्लांट बॉडी खत्म हो जाती है, एनिमल बॉडी खत्म हो जाती है। तो उपनिषद बहुत ही डिटेल में इन चीजों के साथ बात करता है। इसके अलावा उपनिषद जो है, ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर नॉलेज की बात कर रहा है, ये फिलॉसफी की बात कर रहा है। तो इसे जो वेदों में जो लिखा गया है, जो सेक्रीफाइसेस लिखे गए हैं, जैसे यजुर्वेद में मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद के जो मंत्र है, वो ये डील करते हैं कि कौन सा जो यज्ञ है उसमें कौन सा सेक्रीफाइस आपको देना पड़ेगा और किस तरीके से देना पड़ेगा। तो उपनिषद ये वाली बात नहीं करते हैं, रिचुअल्स की बात नहीं करते हैं, ये सीधी फिलॉसफी पर आते हैं। कौन सी फिलॉसफी, कर्म की फिलॉसफी, ठीक है। ये आत्मन की फिलॉसफी, ये आते हैं ब्रह्म की फिलॉसफी पे, ठीक है। आज अगर आप देखोगे तो टोटल 108 उपनिषद है, लेकिन जो मेन उपनिषद है वो 12 है। कुल मेन उपनिषद कितने, 12, और इन 12 टोटल उपनिषद जो हैं वो है 108। जो मेजर हैं वो हैं 12, और जो बड़े हैं, बिगर इन साइज हैं, वो हैं 6 उपनिषद। फिलॉसफी में जब भी आप देखते हो कि बेसिकली इनको जानते हैं, जन्मपात के नाम से भी जानते हैं, खैर ये तो बात का पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूँ फिलॉसफी की, स्पिरिचुअल फिलॉसफी की, कि उपनिषदों से आपको ये भी पता लगता है कि ये सारी फिलॉसफी कर्म की, आत्मन की, गॉड की क्या है। एक जब आप रामायण देखते हो तो उसमें बताते हैं कि रावण के 10 सिर थे। फिलोसफिकली इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि रावण को 4 वेद और 6 उपनिषद की फुल फ्लेजेड नॉलेज थी, मतलब ही हैड 10 ब्रेन्स एट वन टाइम, ठीक है। तो इतनी नॉलेज थी, दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज दशानन, ठीक है। तो एक चीज को आप याद रखोगे कि उपनिषदों की फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, ये रिचुअल से डील नहीं कर रहे हैं।
समझ आ गया? मेटाफिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं आपको, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी आपको बता रहे हैं, आपको लाइफ एंड डेथ के बारे में बता रहे हैं, गॉड के बेसिकली जो स्ट्रक्चर है, जो उनका नेचर है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद जो है वो सबसे बड़ा उपनिषद जो बताता है कि रीबर्थ की थ्योरी के बारे में। लेकिन एक और उपनिषद है जिसको आप बोलते हो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद लाइफ एंड डेथ और रीबर्थ की थ्योरी को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है कि यस, जब भी आप डेथ होती है तो रीबर्थ भी होता है। जब भी आप इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्पिरिचुअल मूवमेंट जब पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री में, तो आप एक टॉपिक पढ़ते हो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म रीबर्थ में मानता है और ऐसा कहते हैं कि बुद्धिज्म रीबर्थ में नहीं मानता। एज पर सिलेबस हमको ये मानना पड़ेगा कि बुद्धिज्म जो है रीबर्थ में नहीं मानता। बट बुद्धिज्म कहता क्या है, देखो, बुद्धिज्म ये बोलता है कि जब भी आप कुछ काम करते हो तो उस काम से रिलेटेड चेतना आप में डेवलप होती है, एक एनर्जी डेवलप होती है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, जैसा काम करोगे वैसी एनर्जी आपके साथ रहेगी। एंड वंस यू डाई, जब आपकी डेथ होती है तो वही एनर्जी अगली लाइफ में चली जाती है। तो इनडायरेक्टली बुद्धिज्म भी नेक्स्ट बर्थ की बात कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि आपका नेक्स्ट बर्थ होगा, वो कहेगा कि आपकी चेतना जो अच्छी या बुरी थी वो नेक्स्ट लाइफ में चली जाएगी। ठीक है, तो बुद्धिज्म भी यही चीज कहती है। ठीक है, यहाँ पर सारा आपने देख लिया। एक इंपॉर्टेंट चीज सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, बट ये पहले कभी यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता था, अब इतना नहीं पूछा जाएगा कभी, क्योंकि काफी बार काफी एग्जाम्स में इसको पूछ लिया है। इसके बाद हम स्मृति लिटरेचर को देखते हैं। तो स्मृति लिटरेचर में आते हैं पुराण। पुराण का मतलब क्या होता है, पुराना यानी कि ओल्ड, यानी हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करते हैं। पुराण जो थे वो 4th सेंचुरी में एंड 5th सेंचुरी में लिखे थे, बेसिकली गुप्ता एरा में। इनमें सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण जो है वो आपको सातवाहन डायनेस्टी जो महाराष्ट्र में और आंध्रा में रूल करती थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ऑब्वियसली पुराण है, मत्स्य पुराण है, तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी बात करता है। ठीक है, विष्णु पुराण है, वो भी बाद में लिखा गया था। ठीक है, जो दशावतारों का बेसिकली एक कंसेप्ट बताता है। ठीक है, तो टोटल जो पुराण हैं वो कितने हैं, 18 पुराण हैं जो गुप्ता एरा में कंपाइल किए गए थे। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूं और आप सुन रहे हो और कुछ नोटिस नहीं कर रहे। मैंने क्या बोला, कंपाइल किए थे, कंपाइल, लिखे नहीं थे। पुराण बहुत ओल्ड है, कंपाइल अब किए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बोलो कि सर 2012 के करंट अफेयर्स को कंपाइल करके दे दो, तो मैं आपको दे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2012 के करंट अफेयर मैंने प्रोड्यूस किए, वो पहले से ही थे, मैंने तो आपको कंपाइल करके दिए हैं। तो पुराण जो थे कंपाइल हुए थे गुप्ता एरा में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं एपिक्स, जिसको आप बोलते हो हिंदी में महाकाव्य। ठीक है, इसमें 2 एपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, रामायण और महाभारत। ऐसा कहते हैं कि गुप्ता एरा में पहले महाभारत को कंपाइल किया था। मार्क माय वर्ड, कंपाइल कंपाइल कंपाइल, लिखा नहीं था, लिखी तो बहुत पहले जा चुकी, कंपाइल किया था। और धीरे धीरे उसमें जो वर्सेस थे वो बढ़ते चले गए। देखो, ओरिजिनली महाभारत में 880 वर्सेस थे, बाद में 24,000 हो गए। वर्सेस मतलब श्लोक, है ना, 24,000 श्लोक हो गए। और अब जो फाइनल वर्जन है उसमें 1 लाख है। तो पहले इसको जय संहिता बोलते थे, जय संहिता के बाद इसे भारत कहने लगे, और जैसे ही 1 लाख वर्सेस कंप्लीट हुए तो इसको महाभारत आप बोलने लग गए थे। इसके बाद रामायण को कंपाइल किया गया, और रामायण को पर्शियन में, सॉरी, महाभारत को पर्शियन में रजनामा भी बोलते हैं। ठीक है, रामायण और महाभारत के जो पर्शियन ट्रांसलेशन थे वो मुगल एरा में कराए गए थे। इवन दारा शिको जो औरंगजेब का भाई था, उसने काफी फॉलो किया था रामायण और महाभारत को। एंड एज यू नो, औरंगजेब जो था, ही वांटेड टू मेक ऑल इंडिया एज इस्लामिक नेशन। ही किल्ड दारा शिको फॉर दैट पर्पस। So this was all about Vedic literature. I hope you got all my points, and इसको आप जाकर के रिवाइज करें। सब्सक्राइब जॉब ग्रेड IAS, and for more such updates, stay tuned.